आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे राउल्ट का नियम क्या था, हेनरी का नियम क्या था। तो ये सब नियम यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बहुत आसान है। बस परिभाषा को यहाँ लिखेंगे और आप भी अपने कॉपी में लिखते चलेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम क्या लेंगे, विलायक। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय का एक मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाला लिख देंगे, होने वाला उन्नयन यहाँ पे उन्नयन के जगह पर वृद्धि लिखेंगे। उन्नयन का अर्थ क्या होता है, तो उन्नयन का वृद्धि होता है, इसलिए उन्नयन न लिख करके उसका अर्थ ही लिख देंगे वृद्धि। वृद्धि को आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे। तो 100 ग्राम विलायक, कितने ग्राम, 100 ग्राम विलायक। जैसे विलायक किसे कहेंगे, पानी है, उसे क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय का एक मोल घोलने पर, एक मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाला वृद्धि को आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में ही एक मोल घोलने पर, याद रखेंगे कौन सा घोलने पर, अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय का एक मोल जब घोलेंगे तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उस वृद्धि को ही आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक यहाँ अवनमन रहेगा, तो अवनमन जब रहेगा तो बस उत्तर में बस थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ यह वृद्धि हो रहा है बस वहीं पे क्या लिखेंगे, कमी। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, वृद्धि की जब क्या लिखेंगे, कमी, और जहाँ क्वथनांक लिखा गया है तो वहाँ पे लिखेंगे हिमांक। क्या लिखेंगे, हिमांक, बस। और उत्तर आपका सेम हो जाएगा। तो इसका उत्तर और आगे वाला जो है हमारा है आणविक अवनमन स्थिरांक का उत्तर सेम है, बस 2 शब्द को हटाना है। अब यहाँ पे अगला हेडिंग लिखेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक। तो परिभाषा तो सेम है, बस थोड़ा सा परिभाषा में क्या है, अंतर है। अब यहाँ परिभाषा
में थोड़ा सा क्या करेंगे, अंतर है। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे 100 ग्राम, उत्तर को मिलाते रहिएगा। 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम क्या लिखेंगे, विलायक में, विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का एक मोल घोलने पर, तो यह ऊपर का जो आंसर और नीचे का जो आंसर दोनों को मिलाइए, सेम आंसर है, बस अब बदलाव होने जा रहा है। अब यहाँ क्वथनांक के जगह पर क्या लिखेंगे, हिमांक, क्या लिखेंगे, हिमांक। हिमांक में होने वाले, हिमांक में होने वाले या होने वाला लिख सकते हैं, होने वाली लिख दीजिए, होने वाली कमी, होने वाली क्या लिखेंगे, कमी। इसके पहले क्या था, वृद्धि था, अब होने वाली क्या लिख सकते हैं, कमी। देखिए यहाँ वृद्धि और यहाँ पे क्या है, कमी। कमी को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, सेम है, बस यहाँ पे हिमांक के जगह पहले क्वथनांक और जहाँ कमी है उसके जगह पे वृद्धि था। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। आणविक उन्नयन स्थिरांक और आणविक अवनमन स्थिरांक दोनों का उत्तर सेम है, बस दो जगह क्या करना है, बदलाव करना था, जहाँ क्वथनांक के जगह पे हिमांक और जहाँ वृद्धि के जगह पे कमी। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या पढ़ेंगे, मोलल उन्नयन। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा को आप समझेंगे, बस थोड़ा सा इसमें भी परिभाषा को और ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। परिभाषा बहुत आसान आपको दिया जाएगा, जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो, और बहुत अच्छा आपको नोट्स बनाया जा रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये 7 बजे क्या हो रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, जिससे क्या होगा, आपके दोस्त भी अच्छे से इसको क्या कर लेंगे, लोग तैयार कर लेंगे। अब इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक के जगह पे अब इसका आंसर क्या होगा, जहाँ ये 100 ग्राम है और वहाँ पे अब लिखेंगे 1000। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक, इस उत्तर को और इस उत्तर को मिलाते रहिए। विलायक 100 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अनअपघट्य यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, थोड़ा एक शब्द, एक अवाष्पशील, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवाष्पशील।
अवाष्पशील यहाँ रहेगा। वैद्युत अनअपघट्य के एक मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। KB से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा में क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ऊपर जो परिभाषा जो लिखा जा रहा है और यह परिभाषा को मिलाइए, थोड़ा सा ही परिभाषा में आपका क्या है, अंतर है। बस वहाँ 100 ग्राम था और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य को 1 मोल घोलने पर, पहले 100 ग्राम में घोला जा रहा था, अब किस में 1000 ग्राम में घोलने पर क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। तो बस उत्तर में क्या है, जहाँ 100 ग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम केवल लिखना है। परिभाषा क्या सेम है, मोलल उन्नयन स्थिरांक और यहाँ आणविक उन्नयन स्थिरांक, दोनों का परिभाषा क्या है, यहाँ पर सेम है। बस 100 ग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, 100 ग्राम, और 100 ग्राम के जगह पर 1000 ग्राम। बस थोड़ा सा तो ध्यान देना है परिभाषा में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। इसके पहले क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था, अब क्या है, अवनमन का मतलब कमी। सेम उत्तर वो भी है, बस आपको जहाँ वृद्धि है वहीं पे क्या लिखेंगे, कमी है। तो यहाँ उत्तर होगा 1000 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अवाष्पशील रहेगा, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं।
कहते हैं। तो कितना आसान है। 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य को 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी क्या कहलाएंगी? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। सिर्फ अंतर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है हिमांक के जगह पर पहले क्या बोला गया था? क्वथनांक। और यहाँ कमी के जगह पे क्या बोला गया था? वृद्धि। तो बस थोड़ा सा अंतर है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मोलल अवनमन स्थिरांक को केएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ नीचे लिख देंगे इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों का परिभाषा बहुत आसान था, बस थोड़ा सा अंतर है। बस हिमांक के जगह पे क्वथनांक और जहाँ कमी है वहाँ पे क्या? वृद्धि या उन्नयन भी बोल सकते हैं। तो परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अति परासरी विलयन और अध्य परासरी विलयन। तो यहाँ पे अब 2 विलयन का परिभाषा को समझेंगे। अति परासरी विलयन और अध्य परासरी विलयन क्या होते हैं। तो इसका भी परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ इसका परिभाषा लिखेंगे। समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, ऐसे विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समान ताप पर 2 विलयन हैं, जिस विलयन पे क्या हूँ? परासरण दाब अधिक होता है, जिसमें अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहेंगे। और जिसमें परासरण दाब क्या हो? कम होता हो। बस यहाँ अधिक के जगह पे क्या लिखेंगे? कम होता हो, अध्य परासरी विलयन कहते हैं। बस थोड़ा सा परिभाषा को अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो पूरा क्या जाएगा? समझ में आ जाएगा। बस यहाँ अधिक होता है तो क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता हो? अधिक होता हो, ऐसे विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता हो? कम होता है, ऐसे विलयन
ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अध्यपरासरी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, पहला परिभाषा और दूसरा परिभाषा में कहते हैं, यहाँ जो है कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और ध्यान से समझिए। समान ताप पर दो विलयन हैं जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता हो, अधिक होता हो, ऐसे विलयन को अतिपरासरी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता हो, कम, जहाँ अधिक जब अब क्या बोलेंगे कम होता है, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अधपरासरी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, बस एक बार इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और एक बार दो बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला विलयन हम लोग पढ़ेंगे आइसोहाइड्रिक विलयन। आइसोहाइड्रिक विलयन क्या होता है? ये भी परिभाषा जो है आसान है। आइसोहाइड्रिक, नाम से ही पता चला, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन आयन संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। कितना आसान है, कहेंगे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ सेंटेंस बना के लिखेंगे। अब यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे विलयन जिनके लिए समान ताप पर हाइड्रोजन आयन समान हो। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, बस एक बार परिभाषा को देख लीजिए। ऐसे विलयन जिनके लिए समान ताप पर हाइड्रोजन आयन की संख्या, किसकी? हाइड्रोजन आयन की संख्या समान हो, उसे आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। इसमें पीएच मान समान होता है। इसमें जो होता है, इसमें पीएच मान समान होता है। पीएच मान क्या होता है? समान होता है। तो आइसोहाइड्रिक विलयन समझ में आ गया होगा कि आइसोहाइड्रिक विलयन में किसका मान समान होता है? तो हाइड्रोजन क्या है, आयन की संख्या समान हो, उसे आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रतिदिन ये 7 बजे शाम को लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, बनाते चलिए, जिससे आपको क्लास 12 का रसायन विज्ञान क्या हो जाए, बहुत इजी हो जाए। तो आप लोग लास्ट में मेरे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कीजिए, ओके कर लीजिए। तो ऐसे ही